आज हम लोग बात करेंगे एसए 250 के बारे में। एसए 250 क्या है? कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट मी रिपीट, कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये जो लॉ रेगुलेशन से कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी है। तो याद रखिएगा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियसली विद द ओवरसाइट ऑफ दोस्त चाहे विद गवर्नेंस। ये इंश्योर करना कि एंटिटी के जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं वो एज पर दी प्रोविजन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पे एक तरह के लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन से लॉज हैं? वो लॉज हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा होता है मैड पे। व्हाट इज दिस मैड? मैड इज बेसिकली मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट। चलिए, तो पहली चीज हमने स्टैब्लिश करी भैया, मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जो जितने भी लॉज एप्लीकेबल है एंटिटी के ऊपर वो सारे के सारे कंप्लाई हो रहे हैं, स्पेसिफिकली वो लॉज जिनका इंपैक्ट आता है मैड पे यानी मटेरियल अमाउंट और डिस्क्लोजर पे। चलिए, अब सबसे पहले जो इस एसे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड में वो ये कि बताओ, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कैसे कौन से पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट की मदद करते हैं क्या करने में, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लाइंस करने में। लेट मी रिपीट, ऐसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बताएं जो मैनेजमेंट की मदद करते हैं क्या करने में, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन करने में। यानी मैनेजमेंट ऐसा क्या करे, एंटिटी ऐसा क्या करे कि वो जो है वो प्रिवेंट और डिटेक्ट कर पाए नॉन कंप्लाइंस को। राइट। आइए, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और ये एग्जांपल्स जो आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, एक रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉ मेंटेन होना चाहिए। ओके। उसके बाद याद रखिएगा, रजिस्टर मेंटेन है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मॉनिटर करना जरूरी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो एप्लीकेबल हैं और उन्हें फुलफिल करने के लिए, उन्हें मीट करने के लिए देयर मस्ट बी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, दैट इज एसओपीज जो है वो होने चाहिए। लेट मी रिपीट, सबसे पहले रजिस्टर ऑफ लॉज एप्लीकेबल होना चाहिए, फिर मॉनिटरिंग का एक सिस्टम होना चाहिए कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है। उसी के साथ साथ operating procedures must be in place to meet the requirement of the law. राइट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी और बुक को रेफर कर रहे हैं ये ऐसे पढ़ने के लिए तो कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा या कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ शायद ना मिले, क्योंकि मैं अपने ही नोट से जो है आप लोगों को ये कवर करा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं सी फाइनल के नोट्स तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, पॉडकास्ट में भी आप लोग कमेंट कर पाएंगे, वहाँ पे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए अरेंज कर दूँ। चलिए, तो रजिस्टर मेंटेन हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट्स हमने मॉनिटर कर ली और साथ साथ में हमने ओपी दैट इज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी देख लिए। देन इसके बाद इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट हमें एक डिवाइस करना है, पब्लिसाइज करना है, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए ट्रेनिंग करनी है, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए मॉनिटरिंग करनी है। राइट। कोड ऑफ कंडक्ट के 3 पॉइंटर्स हैं। नंबर 1, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मॉनिटर होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट की ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। देन कम्स लीगल एडवाइजर्स। लीगल एडवाइजर्स हम लोग जो है अपॉइंट कर सकते हैं ताकि हम लोग मॉनिटरिंग कर पाएं लीगल रिक्वायरमेंट्स की। एंड फाइनली आपने ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स भी एक मेंटेन करना चाहिए। अगर कोई भी कंप्लेंट है किसी वायलेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड तो वो उसके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। राइट। तो ये हैं वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट को मदद करेंगी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अच्छा जी। देन अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एसे के अकॉर्डिंगली टू आइडेंटिफाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। लेट मी रिपीट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू आइडेंटिफाई मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, ऑडिटर का काम यही था ना, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, है ना। तो ऑडिटर की यहां पे भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आइडेंटिफाई करे कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिकॉज ऑफ कम ऑन कभी भी फ्रॉड और एरर मत बोलना इस ऐसे में, बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। बट यहाँ पे 2 बातें आप जरूर याद करके चलेंगे जो आपको आगे एग्जाम में भी काम आएंगी। बात नंबर 1 ये है कि भाई ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लाइंस। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लाइंस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लाइंस? मैनेजमेंट। कैसे? वो जो ऊपर आपको बातें बताई, रजिस्टर मेंटेन करो, मॉनिटरिंग करो, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाओ, इंटरनल कंट्रोल बनाओ, कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, कोड ऑफ कंडक्ट की ट्रेनिंग करो, कोड ऑफ कंडक्ट को मॉनिटर करो और उसके बाद लीगल एडवाइजर को एंगेज करो, कंप्लेंट के रिकॉर्ड रखो। उस तरीके से प्रिवेंशन होगा, मैनेजमेंट करेगी विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कंप्लाइंस एंड he cannot be expected, another line, he cannot be expected to detect all the non-compliance with law and regulation. Okay, so please remember this, auditor prevention के लिए तो responsible है ही नहीं, detection के केस में भी he is not responsible for detecting all the non-compliances, right? और इसमें
अब इस एसए ने क्या किया, इस एसए ने बोला देखो जी हम ऑडिटर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू कंप्लाइंस उसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं हम। बेसिकली लॉ को जो है वो दो कैटेगरी में बांट देंगे। नंबर वन मैंने आपको बता दिया, ऐसे लॉ और रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मैड। ऐसे लॉ और रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मैड। मैड बोले तो मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि टैक्स लॉ और लेबर लॉ। और साथ में याद रखिएगा अदर लॉ और रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरे लॉ रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता है बट विच में, याद रखिएगा, विच में बी फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, विच में इफेक्ट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनकी वजह से पेनल्टीज लग सकती है, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो रुक सकता है, जो फंडामेंटल है फॉर द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। राइट, कम ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी जो है भाई, एक फैक्ट्री जो है वो चाइल्ड लेबर को रखती है अपने पास। अब चाइल्ड लेबर को रखना जो है एक जुर्म है और जुर्म के चक्कर में आपकी फैक्ट्री जो है वो बंद हो सकती है। अब ऐसे जो लॉ एप्लीकेबल हैं, दीज लॉ आर नॉट हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मैड बट दे मे हैव इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दे आर फंडामेंटल टू ऑपरेट फॉर ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। आई होप आप लोग याद रखेंगे। अब है क्या, ऐसे बोलता है जो फर्स्ट कैटेगरी के लॉ हैं। फर्स्ट कैटेगरी के कौन से लॉ हो गए, ऐसे लॉ और रेगुलेशन, मेरे साथ, ऐसे लॉ और रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट मैड पे आता है, ऐसे लॉ और रेगुलेशन के लिए ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू कंप्लाइंस। और जो सेकंड कैटेगरी के लॉ हैं, यानी कि ऐसे लॉ और रेगुलेशन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट जिनका इफेक्ट आ सकता है, जो डायरेक्ट इफेक्ट अभी मैड पे नहीं डाल रहे हैं लेकिन जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ सकता है, जो फंडामेंटल है टू द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ऐसे लॉज के केस में ऑडिटर क्या करने वाला है, ऑडिटर स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो यूज करेगा टू आइडेंटिफाई दी नॉन कंप्लायंसेस। राइट, इस पे क्लास में काफी चर्चा हुई थी, आई होप आप सबको याद है। आइए नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिटर की क्या क्या कंसिडरेशन है, ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो स्टेप वन इज ऑडिटर जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। ऑडिटर जो है वो क्या ऑब्टेन करेगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। किसकी, LRF, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, उस इंडस्ट्री की, उस सेक्टर की जिसके अंदर ये पर्टिकुलर एंटिटी ऑपरेट करती है। राइट, और फिर ये जानेगा कि वो एंटिटी इस फ्रेमवर्क से कैसे कंप्लाई कर रही है। स्टेप वन, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द LRF, legal and regulatory framework of the industry or the sector, and determine how the entity is complying with the framework. Then उसके बाद second point, उन वाले लॉज की बात कर रहा हूं मैं, उन वाले लॉज की बात कर रहा हूं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मैट, दैट इज मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर। उन वाले लॉज के लिए ऑडिटर इज गोइंग टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, sufficient and appropriate audit evidence regarding compliance। अच्छा जी, देन तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास आता है, तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है ऑडिट प्रोसीजर्स का। ये उन लॉ के लिए है, ये उन लॉज के लिए है, फिर से सुनिएगा, ये उन लॉज के लिए है जिन लॉ का अभी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा है मैड पे लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, वो फंडामेंटल हैं फॉर द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, उनकी वजह से पेनल्टीज लग सकती हैं। ऐसे लॉज के लिए जो है ऑडिटर क्या करेगा, हमने भी देखा था कि ऑडिटर जो है ऐसे लॉज के लिए क्या करने वाला है, स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स जो है वो लगाने वाला है। तो क्या स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स है, नंबर वन, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो मैनेजमेंट से या TCWG से इंक्वायर करेगा। राइट, क्या इंक्वायर करेगा कि भाई वेदर द एंटिटीज इन कंप्लाइज विद सच लॉज एंड रेगुलेशन। इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट TCWG से, क्या आप लोग ऐसे लॉ से कंप्लाई कर रहे हैं, और इंस्पेक्ट करेगा क्या इंस्पेक्ट करेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्पेक्ट करेगा अगर किसी लाइसेंसिंग या रेगुलेटरी अथॉरिटी से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है कंपनी की तो। आइए, एंड देन फोर्थ पॉइंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उन लॉ के लिए जिनका डायरेक्ट इफेक्ट मैड पे आता है, फिर स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर जिसमें इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट आ गया और साथ साथ में आपका चेकिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस आ गया विद द रेलेवेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एटसेट्रा, उन लॉज के केस में जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है लेकिन जिनका इफेक्ट आ सकता है और जो फंडामेंटल है फॉर दी ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। अब फोर्थ स्टेप इसमें क्या आएगा, बीइंग अलर्ट, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर जो है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करेगा थ्रू आउट द ऑडिट कि किसी और ऑडिट प्रोसीजर से कहीं ऐसे इंस्टेंसेस तो नहीं मिल रहे हैं ऑफ नॉन कंप्लाइंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस के, सो ऑडिटर विल रिमेन अलर्ट दैट whether he is getting any other
that whether he is getting any other information which is indicating towards suspected non-compliance or non-compliance with the law and regulations. आइए देन आखिरी पॉइंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. 5 पॉइंट थे ऑडिटर कंसिडरेशन में: जनरल अंडरस्टैंडिंग, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स, बीइंग अलर्ट एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ऑडिटर सिंपली जो है वो मैनेजमेंट से, दोज चार्ज विद गवर्नेंस से क्या ले लेगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा. किस बात की? कि जितने भी नॉन इंस्टेंसेज हैं नॉन कंप्लाइंस के, जितने भी नॉन इंस्टेंसेज हैं नॉन कंप्लाइंस के और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस के, वो सारे के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं वो सारे के सारे डिस्क्लोज्ड हैं ऑडिटर को. Written representation from management or where appropriate from those charged with governance that all the known non-compliances and suspected non-compliance with respect to law and regulation which can have effect on the financial statement have been disclosed to the auditor. Right? Come on. लीजिए. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है इस स्टैंडर्ड के अंदर: इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन और इंडिकेशंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन. यानी ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपको एंटिटी के अंदर दिख रही हैं तो एक तरह से ये फिर एक इंडिकेटर है कि यहाँ पे नॉन कंप्लाइंसेस के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं. यहाँ पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं. क्या है वो इंडिकेटर? याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम खराब है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है भैया, इंफॉर्मेशन सिस्टम खराब है. राइट? ये सारे पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन अगर चलिए रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, राइट, और दूसरा था कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है अगर आपका खराब है, इंफॉर्मेशन सिस्टम खराब है तो डेफिनेटली आपके पास जो डेटा आ रहा है वो गड़बड़ होगा और उसमें ये भी गड़बड़ हो सकती है कि जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल ना हो रही हों. राइट? सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम खराब है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं. उसके बाद सारे पॉइंटर्स जो है पेमेंट्स रिलेटेड हैं. पेमेंट कोई अनस्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए, लोन्स के लिए, रिलेटेड पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा पेमेंट्स जा रही हैं. पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और कमीशन और एजेंट फीस बहुत ज़्यादा जा रही है. पेमेंट प्राइस जो है मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा हाई पे है. अनयूजुअल पेमेंट्स जा रही हैं कैश के अंदर, अनयूजुअल पेमेंट्स जा रही हैं लीगल फीस में या रिटेनरशिप फीस में, और साथ में अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इधर उधर की कंट्री में. अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं टैक्स हेवन्स में. जिस कंट्री से गुड्स ओरिजिनेट हुए हैं उस कंट्री के अलावा किसी और कंट्री को जो है वो पेमेंट की जा रही है. बिना डॉक्यूमेंटेशन की पेमेंट की जा रही है फॉरेन में, यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिसिंग है. इन्फॉर्मेशन सिस्टम वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया. अनऑथराइज ट्रांजैक्शन और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है. एंड फाइनली, अगर मीडिया में आपके बारे में गलत बोला जा रहा है, एडवर्स मीडिया कॉमेंट्स अगर आ रहे हैं, तो ये भी बड़ी चिंता की विषय जो है वो हो सकती है. नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन की तरफ ये इशारा हो सकता है. अब हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑडिटर के क्या प्रोसीजर होंगे जब नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाइड है या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है. तो सबसे पहली बात, जैसे ही ऑडिटर को पता चला, जैसे ही ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन आई कि भाई नॉन कंप्लाइंस है, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है, ऑडिटर को सबसे पहले उस नॉन कंप्लाइंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस, एनसी या एसएनसी, नॉन कंप्लाइंस सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस का नेचर समझना है और सर्कमस्टांसेस समझने हैं, और साथ में हमने क्या करना है, हमने और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है ताकि हम उसका इफेक्ट जो है इवेल्युएट कर पाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. लेट मी रिपीट, जैसे ही आप लोगों को नॉन कंप्लाइंस मिली, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस मिली, यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस एंड यू नीड टू ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन इवेल्युएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ सच एनसी और एसएनसी, और एनसी बोले तो नॉन कंप्लाइंस, एसएनसी बोले तो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब जरा ध्यान सुनिएगा, अगर ऑडिटर को सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस मिली है, ऑडिटर जाएगा मैटर को डिस्कस करेगा टीसीडब्ल्यूजी से, ऑडिटर जाएगा मैटर को डिस्कस करेगा टीसीडब्ल्यूजी से, मैनेजमेंट से. और ध्यान रखिएगा, अगर अब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है जो कंप्लाइंस प्रूव कर रही हो, अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट ने जो कंप्लाइंस प्रूव कर रही हो, तो उसका क्या, उसके बाद क्या करेगा. और अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई इस नॉन कंप्लाइंस का इफेक्ट जो है वो मटीरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, फिर से बोलता हूँ, ऑडिटर को सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस हुई, ऑडिटर गया मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के पास, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जो इशारा कर रही हो कि भाई एंटिटीज इन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, और ऑडिटर को लगता है, ऑडिटर की जजमेंट में कि ये जो सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटीरियल आने वाला है, इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटीरियल आने वाला है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उस केस में लीगल एडवाइस जो है वो ऑब्टेन करेगा. लीजिए, और अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन
नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है, अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस को लेके, तो उसको अपना ओपिनियन जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है तो आप ऐसे 705 में जाते हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड डिस्क्लेमर जो है वो इशू करके आते हैं, ओके। देन उसके बाद ऑडिटर को एक काम और करना चाहिए, ऐसे केस में ऑडिटर को नॉन कंप्लाइंस का इम्प्लीकेशन जरूर देखना चाहिए अदर फैक्टर्स ऑफ ऑडिट पे, फॉर एग्जांपल रोमम के ऊपर, फॉर एग्जांपल अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी के ऊपर। अगर मैं बोलता हूं कि भाई साहब नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाई हो गई है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई साहब इस एंटिटी का रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट जो आपने पहले असेस किया था अब वो सेम नहीं रहेगा, वो डेफिनेटली इंक्रीज हो गया होगा, राइट। और मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हम ऐसे 580 में पढ़ेंगे उसकी रिलायबिलिटी पे भी आपको डाउट आना शुरू हो गया होगा, ओके। नाउ रिपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस रिपोर्टिंग 3 जगह पे होगी, एक तो टीसीडब्ल्यूजी को, एक ऑडिटर के रिपोर्ट में, और साथ में रेगुलेटर्स के पास। तो ऑडिटर सबसे पहले कम्युनिकेट करेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ऐसे मैटर्स जिसके अंदर नॉन कंप्लाइंस है, जो ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिए ड्यूरिंग दी, जिस पर ऑडिटर की अटेंशन चली गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। याद रखिएगा, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू रिपोर्ट द मैटर्स टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, एंड ऑडिटर ये उन्हीं मैटर्स को रिपोर्ट कर रहा है जो ऑडिटर की अटेंशन में आए थे ड्यूरिंग द ऑडिट। अच्छा जी, याद रखिएगा कि अगर नॉन कंप्लाइंस इंटेंशनल लग रही है, नॉन कंप्लाइंस अगर इंटेंशनल लग रही है और मटेरियल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लिखा गया है स्टैंडर्ड में, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर टू द टीसीडब्ल्यूजी एज सून एज प्रैक्टिकेबल। एंड अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व है, तो याद रखिएगा उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, उस केस में ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। हो सकता है कोई ऑडिट कमेटी बनी हो, कोई सुपरवाइजरी बोर्ड बना हो, और अगर ऐसा कोई बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ऐसी कोई अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, या ऑडिटर को लगता है मेरे इस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं होगा, या ऑडिटर कंफ्यूज है कि मुझे किसको कम्युनिकेट करना चाहिए, यानी ऑडिटर इज अनश्योर एज टू द पर्सन टू हुम टू रिपोर्ट, इन दैट केस ऑडिटर को क्या करना है, लीगल एडवाइस जो है वो ऑब्टेन कर लेनी है। नाउ कमिंग टू द रिपोर्टिंग इन ऑडिट रिपोर्ट, अगर नॉन कंप्लाइंस मटेरियल है, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि नॉन कंप्लाइंस का मटेरियल इफेक्ट आता है और वो एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मेरे पास एविडेंस आ गया है, मटेरियल इफेक्ट आ रहा है, एसएस 705 के हिसाब से ईदर आई विल इशू अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, ओके। अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर को लगता है कि भाई साहब अगर ये मटेरियल है और मुझे एविडेंस ऑब्टेन करने नहीं दिया गया है, तो मैं एज पर एसएस 705 आई विल इशू क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट। हाँ जी, क्वालिफाइड और डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर ऑडिटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो है ऑब्टेन नहीं कर पा रहा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उस केस में ऑडिटर को क्या बोला गया, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद एसएस 705, इवैल्यूएट करने को बोल दिया गया है। साथ में याद रखिएगा, अगर ऑडिटर को कोई नॉन कंप्लाइंस मिली है, चाहे वो एनसी है चाहे एसएनसी है, एनसी मतलब आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लाइंस हो गई और एसएनसी मतलब कि भाई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है, तो उस केस में ध्यान से सुनिएगा, उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ऑडिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस टू पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। ऑडिटर को क्या करना है, उस केस में ऑडिटर को डिटरमाइन करना है कि ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस टू द आउटसाइड एजेंसी, राइट। ये हैं कुछ बातें जो मुझे आपसे करनी थी। ये स्टैंडर्ड बहुत ही छोटा सा था, एकदम आराम से हम लोगों ने जो है इसकी एक रिविजनरी ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप सब जो है रिकॉर्ड कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, उम्मीद करता हूँ एग्जाम में आपको काम आएगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को रेफर करेंगे edu91.org फॉर CA इंटर एंड CA फाइनल ऑडिटिंग क्लासेज, राइट। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।